हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग बोध चैनल में स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? इससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो है तो अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर लिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी संविधान सभा, उसके बारे में भी हम लोग जान लिया है। और हमने इसके साथ ही साथ यह भी जाना कि हमारा संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सारी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम लोग ये जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे, ये मुख्य रूप से यूपीएससी के लिए है। और यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो आपको ये हमारा कोर्स फायदेमंद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रीएम्बल हमारा लिया गया है, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित था? तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित था। ये ध्यान रखिएगा, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रीएम्बल जो है तो आया था। और प्रीएम्बल जो हमारा है, इसको एन पालकीवाला जो थे, उन्होंने इसको कहा है, एक ज्यूरिस्ट से एन पालकीवाला, इन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा है। क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसे जो हमारा प्रीएम्बल है, इसको आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ये परिचय पत्र है एक तरह से हमारा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन सी फिलॉसफी का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हमको जानकारी देता है। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब दिया था इन्होंने? सेकंड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जवाहरलाल नेहरू ने जो है तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। उसी के आधार पर ये हमारा प्रीएम्बल बनाया गया है। ठीक, हमारे प्रीएम्बल में 2 बार अमेंडमेंट भी एक बार अमेंडमेंट किया गया है, जिसके द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए थे। उसमें से एक था सोशलिस्ट वर्ड, दूसरा था सेकुलर वर्ड और तीसरा वर्ड था जो वो इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ये 3 वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल में आए हैं, ये अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना एक बार प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं, फिर उसको बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, कौन सी फिलॉसफी यूज है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये 5 वर्ड याद रखिएगा, sovereign socialist secular democratic republic, याद कर जाना है और रट जाना है। And to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all a fraternity assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give ourselves to this constitutions। तो हमारे जो तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल है। इसमें अगर देखें तो ये कई चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला तो बात करता है कि इसकी सोर्स, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर बात करता है इसका नेचर के बारे में कि इंडिया की स्टेट का नेचर कैसा है, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेचर है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव की बात करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की। इक्वलिटी किसकी है? इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, टू प्रमोट एमंग देम ऑल ऑफ। एंड फ्रेटर्निटी है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और चौथी जो बात करता है वो डेट ऑफ अडॉप्टेशन की बात करता है। तो ये किस दिन को अडॉप्ट किया गया था? द 26th डे ऑफ नवंबर 1946। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले अपने सोर्स को समझते हैं कि सोर्स क्या है। सोर्स है हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और हम ही भारत के लोग जो हैं,
हम ही भारत लोगों के द्वारा इसको जो तो पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती है, जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमारे द्वारा ही है और ये हमारे लिए बनाया गया है और हम ही ने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक, तो इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलेंगे, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी हमारे कंट्री में जो कोई भी कार्य होगा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दिए गए हैं, जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, उनको हम लोग फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ जो फ्री स्टेट्स पॉलिसीज बनाएगा, प्रिंसिपल बनाएगा, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही बनाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया है और हम ही लोगों के लिए बनाया है। साथ ही साथ ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के नेचर्स के बारे में भी बताता है कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस नेचर्स किस प्रकार का है। तो हमारा जो इंडियन स्टेट्स के नेचर के बारे में बात करता है कि इंडियन का स्टेट का नेचर कैसा है। पहला हुआ सोवरेन। सोवरेन क्या होता है? सोवरेन मतलब होता है कि सबसे सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर यानी इससे सुप्रीम पावर यानी इससे ऊपर कोई नहीं है। जितने भी डिसीजंस होंगे, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो चाहे एक्सटर्नल, यानी नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, तो वो सारे डिसाइड ये स्टेट, इंडियन स्टेट से ही करेगा। इसको कोई अदर कंट्री या अदर बाहरी पावर जो है, एक्सटर्नल पावर जो है, तो वो डिसाइड नहीं करेगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्सा होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस के हैं। तो यूनाइटेड नेशन हो या कॉमनवेल्थ नेशंस हो, CWC, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, उनके हम लोग सदस्य हैं। तो ये हम लोग अपने स्वेच्छा से इसको अपनाया है और जब चाहें हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं। ये हमारी सोवरेंटी को किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉमनवेल्थ नेशन को हमने कब 1948 में यूनाइटेड नेशंस में, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ नेशन में भी हमने 1949 में अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ नेशन में भी अडॉप्ट किए थे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी सोवरेंटी को किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करता। इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, यानी हमारे जो कंट्री का पैटर्न होगा, जो डेमोक्रेसी का पैटर्न होगा, वो कैसा होगा? सोशलिस्ट होगा। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा आया है। अब सोशलिज्म भी दो प्रकार का होता है। एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, डेमोक्रेटिक, जो कि इंडिया में फॉलो होता है। एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जैसा कि चाइना में है या रसिया में है। तो हमने जो फॉलो किया है वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक। कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी सोर्सेस होंगे, ऑल रिसोर्सेस, वो नेशनल जो गवर्नमेंट होगी उसके कंट्रोल में होगी। उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा गवर्नमेंट, वो देश की कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो करती है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ साथ प्राइवेट कंट्रोल भी रिसोर्सेस में होता है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है डेमोक्रेटिक में। जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो किस प्रकार की है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है, जहाँ कुछ रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कुछ रिसोर्सेज पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट कंपनियों का भी जो तो कंट्रोल होता है। लेकिन कम्युनिस्ट जो सोशलिज्म होता है उसमें जितने भी रिसोर्स होंगे, उसका जो प्रोडक्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो हमारे देश कहाँ कंट्री में किस प्रकार का सोशलिज्म है? याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। साथ ही साथ हमारे कंट्री में सेकुलर वर्ड, ये दोनों वर्ड बाद में जोड़े गए थे। ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। अब सेकुलरिज्म जो हमारा है वो भी दो तरह का सेकुलरिज्म होता है। एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, एक हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है। वेस्टर्न, दोनों में फर्क होता है। एक इंडियन सेकुलरिज्म है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो किसी भी जो रिलीजन है, जो भी जितने भी रिलीजन है, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। जबकि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो सभी जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात करता है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो नज़र में है वो सभी रिलीजन्स, जितने भी धर्म हैं, वो सब इक्वल रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार का इंडियन सेकुलरिज्म है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारी कंट्री का और नेचर है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। तो डेमोक्रेटिक, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो तो कई सारे टूल्स होते हैं जिसमें जनता
जितने भी लॉ होते हैं, रूल होते हैं, वो खुद डायरेक्ट जो तो वोट करती है, वोटिंग करती है और उससे बनाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ डायरेक्ट टूल्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। एक होता है रेफरेंडम, ठीक, रेफरेंडम होता है। दूसरा होता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कोई भी चीज होगा जनता ही इनिशिएट करेगी, इनिशिएटिव। तीसरा क्या होता है रिकॉल, यानी जनता कोई भी चीज वापस करना चाहे तो वापस कर सके। एक प्लेबिसाइट, कोई भी निर्णय होगा वो पूरी जनता करती है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो रूल करते हैं उस जगह की ये कहानी है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता स्वयं कोई भी रूल कानून बनाने में भाग नहीं लेती, बल्कि अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। क्या करती है रिप्रेजेंटेटिव। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगी, जो जिसको इलेक्ट करेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए रूल्स कानून ये सारी चीज बनाने की कार्य करते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पार्लियामेंटेरियन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और एक होता है प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारे कंट्री में जो इंडिया में वो कौन सी है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें क्या होता है पार्लियामेंट्री जो होता है रिस्पॉन्सिबल होती है, जो वो एग्जीक्यूटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट्री के प्रति या संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो प्रेसिडेंसी से अमेरिका की जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। वहाँ के इस समय जो बिडेन जो है तो वहाँ के प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में पीएम जो है तो प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होती है, बाकी जो प्रेसिडेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट उनके पास नॉमिनल पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होती। तो ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमारे कंट्री में कैसा डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। किस प्रकार की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हम क्या कह सकते हैं अपने देश की कंट्री की डेमोक्रेसी को पार्लियामेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ठीक, तो याद रहेगा। इसके बाद हमारा जो अगला जो कैरेक्टर है हमारे इंडियन स्टेट्स का, कंट्री का, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है ये एक दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक कैटेगरी होती है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है, उसको दो भागों में बांटा गया। एक रिपब्लिक है, एक मोनार्की होती है। मोनार्की और रिपब्लिक में देखिए अंतर क्या होता है। मोनार्की जो होता है वहाँ का जो हेड होता है, स्टेट का हेड होता है वो किंग होता है, ठीक, किंग होगा वहाँ का हेड। तो जैसे कि हम लोग ब्रिटेन में देख सकते हैं। और ये किंग क्या होता है हेरिडेटरी होता है, इसको इलेक्ट नहीं किया जाता, इलेक्टेड नहीं होता, ये इलेक्टेड नहीं होता इसको, ये हेरिडेटरी यानी वंशानुगत, जो राजा है उसी राजा का जो बेटा है वो राजकुमार, वो आगे चल के राजा होगा। लेकिन जो हमारा नॉमिनल हेड होता है रिपब्लिक में वो इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया आप उसी के जो हो तो हेरिडेटरी, उसी के वंश जो हो तो आगे भी प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोग अपने जो नॉमिनल हेड हैं उनको हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड होते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि हमारे इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में प्रियम्बल बात करता है। तो कौन कौन सा नेचर है, सोवरेन है इंडिया, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये पांचों वर्ड आप लोग रट जाइए, कहीं भी एग्जाम में लिखने को आया आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो है तो इंडियन स्टेट्स के इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सभी को जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो। अब जस्टिस की हमने बात की, तीन प्रकार के हम लोगों ने जस्टिस की बात की है। कौन कौन सी जस्टिस की बात की है गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, सोशल जस्टिस, दूसरी बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस को,
इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की गई है, और तीसरा बात की गई है पॉलिटिकल जस्टिस। तो तीनों प्रकार की जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को दी गई है। अब पॉलिटिकल जस्टिस को यदि देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ये तीनों जस्टिस को हम लोग डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के थ्रू जो तो पूरा करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट में दिया गया है, और जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है वो डीपीएसपी में बात की गई है। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात की गई है। जैसे अब हमको कहा गया कि पॉलिटिकल जस्टिस में समझ लीजिए कि जैसे आर्टिकल 14 क्या करता है, इक्वलिटी की बात करता है कि सब जो तो कानून के निगाह में इक्वल हैं। 15 आर्टिकल्स बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, सेक्स के हों, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ में हों, इससे आधार पर कोई प्रकार का मतलब इस प्रकार पॉलिटिकल सबको वोट कर देंगे, 1 मैन 1 वोट, और 1 वोट्स की वैल्यू भी एक रहेगी। ये फंडामेंटल राइट्स में है ना, कई सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, 6 प्रकार के हमको फ्रीडम दी गई है। तो पॉलिटिकल जस्टिस, इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की भी बात हमारे डीपीएसपी में कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी के पास जस्टिस का वेल्थ जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार की बात की गई है। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, इक्वल वॉइस होना चाहिए सभी की। ये सही प्रकार की जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं। सोशल जस्टिस की बात की जाए तो SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही बात करता है। साथ ही साथ एब्सेंस होना चाहिए किसी भी प्रिविलेजेस का, ये हमारे डीपीएसपी में बात की गई है कि चाहे वो किसी भी कास्ट, रेस, कलर, इस आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिकल 17 भी अनटचेबिलिटी को इनवैलिड करता है। ठीक, तो इस प्रकार के पॉलिटिकल अगर इक्वलिटी देखा जाए तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल हमारे आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो ये देख रहे हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं ये जस्टिस को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं हमारे कंट्री में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिक्योर करता है, जस्टिस करता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव में आ गया कि सभी को इक्वल जस्टिस होगा, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिकल जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस हो। इसके बाद और क्या दिया गया है, लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी किन किन चीज़ों की है, लिबर्टी यानी लिबर्टी है लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशंस की लिबर्टी है, और किसकी लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ एक और किसका है, बिलीफ की लिबर्टी है। आप किसी भी चीज़ में आपकी जो आस्था है, जिस धर्म को मानना चाहे, जिस पर बिलीव करना चाहे वो बिलीव की। तो ये सारी लिबर्टी हमको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत हमको दी जाती है कि हम लोग जिस प्रकार का। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है कि हम लोग किसी प्रकार का रिस्ट्रेंस ना हो, रोक ना हो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। ठीक ना, किसी प्रकार की बाधा ना हो, हम लोग जिस प्रकार चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, तो किसी प्रकार की रोक ना हो, इस प्रकार की लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग अब जो चाहे वो करना चाहें। हमारे कोई भी ऐसे कार्य नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बन रहे हो, या किसी दूसरे को हमारे कोई कार्य करने से किसी को यदि प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी लिबर्टी हमें नहीं दी गई है। बल्कि इसके लिए रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल, इन सारी लिबर्टीज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर सकते जो हमारे कंट्रीज के खिलाफ हो, सिक्योरिटी के खिलाफ हो, है ना। ऐसा कोई थॉट्स या हम लोग नहीं करेंगे, फैलाएंगे कि जो हमारे जो तो जितने भी कम्युनल डिस्प्यूट्स होते हैं वो हो, ठीक ना, धर्मों के बीच विवाद ना हो, ऐसी हमें कोई भी जो तो लिबर्टी नहीं दी गई। लिबर्टी मीन्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, आप जो करना चाहें उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी सब में लगाया गया है। जब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 के सभी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें हर चीज़ का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार लगाया गया है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो होती है इक्वलिटी,
इक्वलिटी भी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, ये लिबर्टी, 3 प्रकार की जो लिबर्टी दी गई है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन चीज़ है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 19 कब हुआ था? 1789 टू 1799 के बीच हुआ था। इसी प्रकार सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस जो दी गई थी, सोशल, 3 प्रकार की जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, ये तीनों जस्टिस जो तो हम लिए थे रशियन रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिया था? रशियन रिवोल्यूशंस। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917। तो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें ली है कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर ही ली है। तो जस्टिस, 3 प्रकार की जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस, ये कहाँ से लिया है हमने? रशियन रेवोल्यूशन से। इसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए हैं हमने? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने बताया कि इक्वलिटी की बात कर रहे थे। अब इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी यानी किसी को कोई प्रिविलेज ना हो। इक्वलिटी का अगर हम लोग अर्थ समझने चाहें तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। यानी सोसाइटी में कोई भी पर्सन है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज ना, जो स्पेशल ट्रीटमेंट ना किया जाए किसी के साथ। सबको, जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सबको बराबर माना जाए, सबको इक्वल माना जाए। इक्वल, हर लोग क्या है? सभी कोई इक्वल है वो, चाहे फिर, इसलिए इक्वलिटी हमारे प्रियम्बल क्या कहे? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबका स्टेटस बराबर हो, साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी सबको हो। यानी कोई भी कार्य करना चाहे वो कर सकता है, कोई भी जॉब करना चाहे वो कर सकता है। तो इस प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई है, यानी कि लगभग 3 प्रकार की इक्वलिटी हम लोग मान सकते हैं। जैसे एक होता है सिविक इक्वलिटी, यानी सभी सिटीजन्स को इक्वल बताया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा हमको पॉलिटिकल इक्वलिटी भी दी गई है, ठीक ना, पॉलिटिकल इक्वलिटी। और एक होता है इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की जाती है। तो आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सिविल इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक। इसी के साथ किसी आधार पर पॉलिटिकल इक्वलिटी, आप आर्टिकल 15 देखें, पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधार पे कहीं भी कभी भी जो है तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे किसी, यानी सब जो है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन ग्राउंड्स पे, ठीक। तो आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट में। अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करता है, सिविक इक्वलिटी, सभी को अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर देखें तो आर्टिकल 18 जो बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो इस प्रकार इक्वलिटी की भी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक। इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि कई हर SC ST और OBC के लिए सभी को जो है तो हमारे इलेक्शंस में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, SC, और चाहे वो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हो। अब आप लोग देखें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कोशिश की जा रही है, कोई विकलांग पुरुष है जिसको आप लोग दिव्यांग अब बोलने लगे हैं, वो सभी जो है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल, सभी को बराबर कंपटीशन मिले, इसके लिए भी स्टेट जो है तो इंड्यूवर रहता है, यानी प्रयास करता रहता है लगातार। तो सभी को कार्य मिले और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारे DPSP में दिया गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो हमारे जो DPSP है उसमें दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेटर्निटी की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार की फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक ना, ब्रदरहुड, यानी कि जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं हम सब लोग एक भाई की तरह, भाई बहन की तरह रहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी धर्म के रिलीजन्स के लोग साथ साथ जो है तो रहें। तो इसलिए सबको सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग रिलीजन है, तो ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग प्रकार की सिटीजनशिप की, इक्वल सिटीजनशिप की बात की गई है।
साथ ही साथ अगर हम लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज में देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल्स 51A में दिया हुआ है। तो उसमें देखें तो सभी के लिए जो क्या कहा गया है, ड्यूटी हर इंडियन की जो ड्यूटी होगी, प्रमोट टू हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये बात की गई है, ठीक ना। तो ब्रदरहुड की जो है तो भावना हमें फैलाना है और सभी रिलीजन्स को है इक्वल जो है तो ट्रीट करना है, सभी को इक्वल ट्रीट। और सिटीजन्स की, हर सिटीजन्स की ये भी ड्यूटी होगी को प्रोटेक्ट करे, क्या करे, प्रोटेक्ट, ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। ये प्रोटेक्ट करने की बात इसी फ्रेटर्निटी में हमने प्रियम्बल में देखा कि बात की गई है कि ये सभी मिल के, हम लोग सब मिलकर ही इस कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, एकता को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हम लोग आर्टिकल्स पहला पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कि ये यूनियन ऑफ द स्टेट्स यानी सभी राज्यों का संघ है और सभी लोगों का संघ है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश की कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस का एडाप्टेशन डे है वो क्या है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने एडाप्ट किया था। और ये भी मालूम है 2015 से हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस डे। एक और 26/11 की घटना हुई थी हमारे इंडियन हिस्ट्री में, तो उसको भी ध्यान रखा जाए। तो वो है 26/11 की जो घटना हम लोग याद करते हैं, वो 2008 में जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके लिए भी याद किया जाता है। और साथ ही साथ 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ, 2015 से शुरू हुआ था। ठीक, तो ये एडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन हमने एडाप्ट किया था उसके बारे में भी बात करता है। अब हम लोग सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली में लोग थे, उनके जो तो क्या किस तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहते थे, हमारा भारत का भविष्य किस प्रकार का होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करेगा, उसको ध्यान में रख के बनाया गया। तो उसकी उनकी सारी फिलॉसफी को इसमें रखा गया है। इसके महत्व को, सिग्निफिकेंस को बताते हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी थॉट आर ड्रीम सो लॉन्ग। यानी बहुत दिनों से हमने क्या भारत के बारे में सोच रखा था, या क्या हम सोचते हैं कि किस प्रकार का हमारा आदर्श भारत होगा, वो सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के एम हिदायतुल्लाह है, ये लगभग 1975 के आसपास थे हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस। उन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा है, तो प्रियम्बल रिजेम्बल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन द डिक्लेरेशन। इन्हें कहते हैं कि अमेरिका जो प्रियम्बल था वो वहाँ के देश के इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह उसका जो अर्थ है वो वाइडर अर्थ है, उससे ज़्यादा उसका महत्व है। वह क्या है, सोल ऑफ द, इसी प्रकार जो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी। जो हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी है कंट्री के, उसके पैटर्न के आधार पे हमारा प्रियम्बल बनाया गया है। यानी इंडियंस आकार में, इंडियंस के जो तो जो एस्पिरेशंस हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। इट कंटेन्स अ सोलमन रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन अल्टर इट। तो एक ये क्या है, हमारे देश के लिए क्रांति है। ठीक, तो इस प्रकार जो है तो प्रियम्बल के बारे में सिग्निफिकेंस को बताते हुए एम हिदायतुल्लाह कहते हैं। अब एक डिस्कशन चलता रहता है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चलता था कि ये प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, लेकिन दो केस आए थे, एक बेरूबारी यूनियन केस और एक केशवानंद भारती केस। 1973 में केशवानंद भारती केस आया था और बेरूबारी यूनियन केस आया था 1960 में, 1960 में। तो बेरूबारी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके बारे में कहा गया कि ये बेरूबारी केस लैंड डिस्प्यूट से संबंधित था। इसको आप लोग अगर देखना चाहें तो नेट में सर्च कर सकते हैं, बेरूबारी केस क्या होता है।
साथ ही एक केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, और इसमें केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसी समय एक दिया गया था प्रिंसिपल बेसिक डॉक्ट्रिन का, तो बेसिक डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल दिया गया था। कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंडमेंट कर सकती, और प्रियम्बल हमारा ये जो प्रियम्बल है वो इस बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा गया एग्जाम में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे यस पार्ट है। किस केस के द्वारा ये कहा गया था? केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा इसको जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। तो धन्यवाद, यह था हमारा प्रियम्बल का लेक्चर्स। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो हम अगला लेक्चर अपलोड करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।